हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कशन करेंगे मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री, जो कि 4th सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री है, उसके क्वेश्चंस कंटिन्यूएशंस में है। क्वेश्चन नंबर 37 से बात करेंगे। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल इज, जैसे कि आपको पता होगा जो सेल्स है, ठीक है ना, सेल की साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें चलता है हम उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट होता है, ठीक है ना। पायरुवेट पायरुवेट जो है, पायरुवेट आपका एसिटिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होगा, किसको, एसिटिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होगा। एंड दिस एसिटिल कोएंजाइम्स जो होता है दैट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके साइट्रिक एसिड्स प्रोडक्शंस करेगा, तो इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शंस भी कहते हैं। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम्स बनना प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शंस भी कहते हैं। देखिए, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड्स, जो एसिटिल कोएंजाइम्स है ये उनकी आंसर्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड्स क्या होता है, पहला प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल की, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, जो एसिटिल कोएंजाइम्स कहाँ बनी है लिंक रिएक्शंस के अंदर, दैट विल एंटर कंबाइन विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स एंड इट विल फॉर्म्स द साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड्स की स्ट्रक्चर आप जब देखोगे कुछ इस तरीके से होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होता है, मतलब कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लेंगे हम CH2 इस तरीके से, तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, तो इसलिए हम क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। एंड हांस क्रेब्स जो थे साइंटिस्ट, उनको बताए थे, इसलिए क्रेब्स साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पहला प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑल्सो द साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये रहा लिंक करने के लिए एसिटिल कोएंजाइम्स रहेगा, जो 37 होता है, मतलब ये कुछ क्वेश्चन के आंसर है एसिटिल कोएंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम्स इन क्रेब्स साइकिल, मतलब कि किसके साथ ये जो एसिटिल कोएंजाइम्स है आके मिल रहा है। अभी मैंने आपको बताया एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलने के बाद दैट विल फॉर्म्स द, क्या बना रही हैं ना, आपकी साइट्रिक एसिड्स बना रही हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स, ठीक है ना। हम उसको OAA ऐसे लिखते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स। तो एसिटिल कोएंजाइम प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स ये मिलके आपका बनाएगा साइट्रिक एसिड्स, ठीक है, या आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आप बोल सकते हो। व्हाट इज द एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एनर्जी कॉइन हम किसको कहते हैं, ATP, ठीक है। आपकी सिलेबस के अंदर भी एक चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको डिस्क्राइब कीजिए, और एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल, ATP एज द एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल। तो हम उसको क्यों कहते हैं ATP जो है, क्योंकि वो इजीली एक्सेप्टेबल होता है, सभी सेल के अंदर वो इजीली एक्सेप्टेबल होता है, उसको इजीली हम ब्रेक डाउन कर पाएंगे, ठीक है ना। वो चीज़ समझाने के टाइम पे भी मैंने आपको ये बताई थी कि जो मोनी है, मोनी जैसे हम खर्चे करते हैं, वो हर कोई इंसान उसको ले सकता है, उसको आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, समझ रहे हो ना। मान लीजिए आपको आइसक्रीम चाहिए, आप ऐसा तो नहीं है कि गेहूँ एक बोरा या राइस के बोरा लेके जाओगे और उसको बोलोगे आप इसको ले लीजिए और मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। गांव में ऐसे कुछ वगैरह कुछ होता था, लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। हर लोग आपकी गेहूँ या राइस को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बदले में आपको आइसक्रीम देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो बोलेंगे आप, लेकिन आप पैसा दे दोगे, वो आप इमीडिएटली आपको पैसा ले लेंगे, उसके बाद क्या आपको आइसक्रीम दे देंगे, ठीक है ना। गांव में क्या होता था, अभी भी शायद होता है, पता नहीं मुझे, हम लोग जब गांव में रहते थे तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि जो बेचने के लिए जो आ रहे थे ना, तो उसको चावल वगैरह दे देते थे, तो वो भी तो, लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं हुआ, हर कोई ऐसा एक्सेप्ट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो एनर्जी कॉइन हम बोल रहे हैं वो इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हर कोई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। आप तो मतलब कि 10 रुपीज़ लोगे और आपको 1 kg या है ना 2 kg ऐसे कुछ चावल लोगे या गेहूँ लोगे, तो वो थोड़ा भारी होगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इजीली एक्सेप्टेबल, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, इसलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP जो होता है एनर्जी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो 39 की हो जाएगा C, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग। तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट था, मतलब ग्लाइकोलिसिस एंड होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल रहा है पायरुवेट,
ठीक है ना। इस पायरुवेट को हमको एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज होता है दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिए यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशंस भी होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में, एक NADH2 भी बनता है, समझ लो ना। एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दिस इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस चीज़ों का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपकी दिमाग में वो सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एसिटिल कोएंजाइम से बना दैट विल एंटर इनसाइड द आपकी क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से उसके साथ कंबाइन होगा, साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग पायरुवेट टू ग्लूकोज, नहीं ग्लूकोज टू पायरुवेट नहीं, पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड नहीं, पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम्स, समझ में है ना। अच्छा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशंस। अच्छा, सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट कौन सी है हम उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, दे रखा है O2 मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द रेस्पिरेशंस, ये मस्ट ऑलवेज, ठीक है ना। मैंने आपको हमेशा बता दी इस तरह के क्वेश्चन जब मतलब कि स्टेटमेंट जब रहेगा मैक्सिमम कंडीशंस में ये गलत होने की चांसेस है, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशंस भी होता है ना। ऐसा तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन होगा इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रहना चाहिए, हमारे केस में होता है, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशंस कर लेते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक रेस्पिरेशंस करेंगे उनमें ग्लाइकोलिसिस जरूर होगा, ठीक है, लेकिन क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये नहीं होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जरूर होता है, इसलिए बहुत लेस एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में टोटल कुल मिला के 4 ATP बन रहा है, उनमें से 2 ATP खर्चा हो रहा है, 2 ATP मतलब कि यूज होगा, मतलब कि यूजेबल ATP जो होता है 2 होता है, तो इसलिए बहुत लेस ATP आपकी क्या होगा ना बनेगा। तो मस्ट ऑलवेज, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। O2 कंबाइन विद द कार्बन एटम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, जो ऑक्सीजन मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है जहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये H+ के साथ मिलने के बाद आपको फाइनली वाटर देता है। याद रखिए जो ऑक्सीजन यूज होता है फाइनली अल्टीमेटली रेस्पिरेशंस के दौरान वाटर प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए जो रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट होता है ना ATP मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ATP के साथ साथ वाटर होता है, हमेशा याद रखिए ATP के साथ साथ वाटर होगा। उसके बाद हम देखेंगे O2 कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ये स्टेटमेंट सही है ना, ऑप्शन सी जो है ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से इस तरीके से प्रोडक्शंस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशंस में कैसे बनता है हम देखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलके नहीं। एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय ओनली फ्रॉम द स्टोमाटा, ये प्लांट की बात हो रहा है, स्टोमाटा के थ्रू ऐसे होता है नहीं, ठीक है ना, इनहेल एक्सहेलेशन स्टोमाटा के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 42 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन, कहाँ होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यदि आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया की जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, आपको हमेशा लोकेशन याद रखनी है। देखिए मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन है उनकी, इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन है, एंड इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है, याद रखिए। एंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन याद रखिए। ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा, कॉम्प्लेक्स 2 थोड़ा मैट्रिक्स के साइड में रहता है, कॉम्प्लेक्स 3 इस तरीके से, कॉम्प्लेक्स 4 ऐसे रहता है। एंड ये जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एंड यहीं पे आके H+ आयन सारे इकट्ठा होंगे, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिलीज हो मतलब बनेगा। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है ना, आपकी जो है F0 F1 पार्टिकल मूवमेंट होगा, ATP फॉर्मेशन होगा। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वही होता है जहाँ पे ATP बनता है, मतलब कि H+ आयन की यहाँ पे बहुत सारा H+ आयन हो जाएगा, इसकी वजह से ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है। ग्रेडियंट बनने की वजह से क्या होता है ना, आपकी मतलब जो है ना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आप जो देख रहे हो, इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से F0 F1 पार्टिकल की मूवमेंट होगा, ATP बनेगा। तो कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये तो ऑर्गन के नाम पूछ लिया, तो क्या होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। During which stage in the complete oxidation of a glucose at the highest number of energy deriving molecule ATP is formed, ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेप में, ठीक है। हम 43 देख लेंगे। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूछा है। आप याद रखिए ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की मतलब क्या होता है, देखिए
ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से बनी हुई है, C6H12O6, ये ग्लूकोज की फार्मूला है, आपको पता होगा। मतलब कि 6 की 6 कार्बन जब रिमूव हो जाएगा तब हम उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहेंगे। ग्लूकोज की 6 कार्बन कैसे रिमूव होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं। ग्लाइकोलिसिस भी कोई भी स्टेप में आपको डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस दिखने को नहीं मिलेगा। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, लिंक रिएक्शंस में। जब हम पायरुवेट से एसिडिल कोएंजाइम्स बना रही हैं वहाँ पे एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड 2 बार होता है क्रेब्स साइकिल में। अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने से पहले, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के बाद 2 स्टेप में होता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के मतलब जो होता है क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू होना, ठीक है। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एट द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनर्जी डिराइविंग मॉलिक्यूल एटीपी फॉर्म फ्रॉम द एडीपी। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कौन सी स्टेप, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम, नहीं, यहाँ पर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ है, कैसे होगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमको एटीपी बनानी है फ्रॉम द एडीपी। तो ये कौन सी स्टेप्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि क्या होता है ना, जो NADH ग्लाइकोलिसिस से बनी हुई है, जो NADH इस लिंक रिएक्शंस में बनी हुई है, जो NADH कार्बन क्रेब्स साइकिल में बनी हुई है, सारे NADH सारे FADH को ATP में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है कहाँ चलता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद मैक्सिमम एनर्जी हम वहाँ से हम रिलीज करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी तो बन रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस में भी तो डायरेक्ट एटीपी कुछ बन रहा है। जब डायरेक्ट एटीपी बनेगा हम उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन। जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है एटीपी सिंथेसिस किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर। क्योंकि हमने बताया ना, जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH में जो इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को भेज रहा है। H+ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, याद रखिए रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर कर रही हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और एक ग्रेडियंट का मतलब है कि डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा H+, मैट्रिक्स में लेस H+। तो इसलिए ये एक फोर्स के साथ साथ अंदर आने की कोशिश करेगा, जहाँ पे हाई है लोअर एरिया को आने के लिए कोशिश करेंगे, तो इसलिए रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ K+ आयन दे रखा है, नहीं सोडियम आयन नहीं, किसकी, H+ आयन की एक्यूमुलेशन, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं। तो उसके बाद देखेंगे 45 में दे रखा है आपका क्या ना, इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर एवरी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास फ्रॉम NADH मॉलिक्यूल थ्रू ए सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जनरेट, कितना ऑक्सीजन जनरेट होगा ये पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना ऑक्सीजन बन रहा है। देखिए ये ओल्ड कैलकुलेशंस के हिसाब से दे रखा है, नया कैलकुलेशंस के हिसाब से कितना होगा ना, 5 होगा। पहले लोग ऐसे सोच रहे थे, ठीक है ना, कि 1 NADH, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 NADH से कितना जो मतलब कि एनर्जी निकल रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, ठीक है। लेकिन जो नया रिसर्च की अकॉर्डिंग 2.5 ATP, 1 NADH गिव राइज टू 2.5 ATP एंड 1 FADH, ठीक है ना, FADH2 गिव राइज टू 1.5 ATP। पहले लोग सोच रहे थे कि 2 ATP दे रहा है, 2 ATP के बराबर, इसको 3 ATP के बराबर सोच रहे थे। लेकिन अब जो अपडेटेड डाटा है, मतलब कि अब ये आपके 1.5 एंड 2.5 याद रखिए। तो एक NADH से 2.5, जब NADH2 ऐसे निकलेगा तो 2 बन रहा है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है ना, 5 होना चाहिए। तो जब भी अब जब वो एग्ज़ाम दोगे है ना सीपेट की, जो क्वेश्चन आएगा आप 2.5 के हिसाब से कैलकुलेशन करके चलाओगे, ठीक है ना, 3 नहीं। अच्छा, फिर हम देखेंगे, अच्छा देखिए 46 दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। उनमें से कौन सी है करेक्ट, नॉट करेक्ट दे रखा है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ
है ना, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। इनर मेम्ब्रेन तो हाईली फोल्डेड है, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, उस फोल्डिंग को हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, तो आउटर मेम्ब्रेन इज रिजेंबल से साइव, मतलब साइब का मतलब है कि छन्नी, छन्नी जो होता है ना, चाय वगैरह हम जो छन्ने के लिए यूज़ करते हैं, छन्नी घर में रहता है, तो ये बोल रहा है साइब, साइब का मतलब है छन्नी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे कुछ इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन होता है, उनके इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डिंग हुआ है, इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टे कहते हैं, है ना। अच्छा, ये भी सही है, आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल से साइब, साइब का मतलब है कि मैक्सिमम चीज़ों को वो अलाउ कर लेता है लेकिन इनर मेम्ब्रेन नहीं। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम चीज़ों को वो परमेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो एंजाइम्स होता है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो इस स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब ये सही आंसर है, ठीक है। हमको नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मामालियन सेल डज नॉट कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किनमें नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए कार्डियक मसल्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तब ऐसे लॉजिक लगानी है, कौन सी ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूरॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स मतलब है कि आरबीसी, यदि आपको पता होगा कि जो अडल्ट आरबीसी होता है, मतलब एक नाइव आरबीसी, नया न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी होता है और एक अडल्ट आरबीसी होता है। एडल्ट आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस कैसे होगा, समझ रहे हो ना, उसमें ग्लाइकोलिसिस में काम चल जाता है। ऑक्जेंटिक सेल्स कहाँ हमने पढ़ा था, कहाँ पे, स्टोमक में, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट कर रहा है ऑक्जेंटिक सेल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। अच्छा, मिचेल्स केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बिलोंग्स टू, जो पीटर मिचेल थे उन्होंने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दिए थे, किसके लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस, मतलब कि एटीपी कैसे बन रहा है उसके लिए उन्होंने दिए थे, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट आंसर होगा। क्रेब साइकिल हांस क्रेब, है ना, वो दिए थे। एंड ग्लाइकोलिसिस को 3 साइंटिस्ट दिए थे, ईएमपी, है ना, मेयरहॉफ, एम्बेडेड, मेयरहॉफ और पांस, ये तीनों साइंटिस्ट थे, ग्लाइकोलिसिस को बताए थे, हांस क्रेब्स जो थे क्रेब साइकिल को बताए थे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो थे पीटर मिचेल ने बताए थे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फाइनल pathway by all carbon atom derived from the carbohydrate, lipid, protein when they are oxidizing during the respirations, जो कॉमन पाथवे है क्या होता है, देखिए, तो सारे के सारे चीज़ें जो होता है कहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, वो चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बो, क्योंकि हमारे बॉडी की जो पहला प्रेफरेंस रहता है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है, पहला बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगा, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके बाद प्रोटीन को, लिपिड को, मतलब कि फैट को यूज़ करना स्टार्ट करेगा, फैट खत्म हो गया तो उसके बाद वो प्रोटीन को यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइनल पाथवे फॉलोड बाय कार्बन आइटम डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, सबके लिए कौन सी जो चीज़ें है वो फाइनल है, ठीक है। देखिए, सब लोग कहाँ आएंगे, एस्टिल कोएंजाइम बनाएंगे, एस्टिल कोएंजाइम, चाहे यहाँ पे हम देखेंगे बीटा लिपिड जो है बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से एस्टिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होगा। आपके कार्बोहाइड्रेट जो है, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस से लिंक रिएक्शन फिर एस्टिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होगा। अमीनो एसिड्स जो होता है वो भी एस्टिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होगा। ये एस्टिल कोएंजाइम्स जो होता है क्रेब साइकिल को आ जाएंगे, क्योंकि एस्टिल कोएंजाइम्स को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स होता है, वो क्रेब साइकिल कंटिन्यू होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद एटीपी बनेगा, तो सब आके कहाँ जुड़ेंगे, क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है ना। केल्विन साइकिल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रेब साइकिल होगा, क्योंकि सब लोग पहले एस्टिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होंगे, उसके बाद जो चीज़ें चलना है चलेगा, ठीक है। अच्छा, क्रेब साइकिल जो होता है 9 रिएक्शन के स्टेप्स होता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ जो एस्टिल कोएंजाइम होता है ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। 2 स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप 2 रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, दे रखा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ FADH yields लेस ATP दैन द मॉलिक्यूल ऑफ NADH बिकॉज, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, NADH से आपको मिलेगा 2.5 ATP एंड FADH2 से आपको मिलेगा 1.5, और पुराने बुक के हिसाब से इसमें 3 इस पे 2, तो NADH की कंपैरिजन में FADH से लेस ATP जैसे, मतलब कि एनर्जी मिल रहा है। ये बोल रहा है कि क्यों,
क्यों? क्योंकि जो है ना जो ये जितना इलेक्ट्रॉन पासिस कर रहा है ना उनकी, है ना, हम देखेंगे कैरीज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, इट इज FeDS2 इज formed in the cytosol and energy is lost when it in subtle city electron across the matrix membrane. It possesses FeDS passes its electron to transport molecule later in the chain and a lower energy level. समझ रहे हो ना? यदि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फोकस करेंगे, यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बता रही हूँ, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, समझ रहे हो ना? अच्छा, इस तरीके से होता है। कॉम्प्लेक्स 1 पहले ये कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा। यदि आपको पता होगा ये NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, यहाँ से NADH मतलब कि कॉम्प्लेक्स 1 दे के जाएगा। एंड FADH के लिए क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स आपकी इस तरीके से FADH इस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स 2 से FADH मूव करता है। तो ये पहले, ठीक है ना, तो जितने बार ये क्या करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा तो H+ आयन, है ना, इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। पहले NADH एंट्री हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंड ज़्यादा H+ को यहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, ज़्यादा H+ को भेज रहा है, तो NADH से हमको ज़्यादा ATP मिलेगा, मतलब ATP बराबर एनर्जी मिलेगा। FADH लैटर मतलब कि थोड़ी देर बाद और कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री हो रहा है, लेकिन NADH पहले एंड कॉम्प्लेक्स 1 से ही वो ट्रांसपोर्ट करवा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। FADH2 passes its electron to a transport molecule later in the chain एट ए लोअर एनर्जी लेवल। समझ रहे हो ना? ये पहले हो रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से, ये कॉम्प्लेक्स 2 से हो रहा है, क्योंकि उसके बाद साइटोक्रोम आ जाएगा, कुछ इस तरीके से चीज़ें चलता है। तो ऑप्शन सी जो है आपके आंसर रहेगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। अच्छा, 51 दे रखा है, which of the following substances is not an essential component of the tricarboxylic acid cycle। मतलब कि TCA साइकिल, यानी कि TCA बोल रहा है, इसका मतलब है कि क्रेब्स साइकिल की बात हो रहा है, समझ रहे हो ना, साइट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल। फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द TCA साइकिल। क्रेब्स साइकिल की कौन सी एसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं है? तो FAD सॉक्सिनिल कोएंजाइम यूज हो, मतलब कि उसमें होता है, साइट्रिक एसिड होता है। NADP, ठीक है ना, NADH होता है, NADP नहीं, ठीक है, NADH। NADP कहाँ होता है? आपकी HMP सॉन्ट, HMP सॉन्ट जो होता है NADPH वहीं पे जनरेट होता है, याद रखिए। HMP सॉन्ट जो कि राइबोज बनाने के लिए यूज होता है, मतलब DNA के अंदर जो शुगर होता है ना उसको बनाने के लिए HMP सॉन्ट होता है, या पेंटोज फॉस्फेट, ठीक है ना, पाथवे होता है, पी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, उसमें यूज होता है NADP क्रेब्स साइकिल में नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन in respiration, if carbon dioxide is given off in respiration, why does the amount of carbon dioxide in the atmosphere remain relatively constant। ये बोल रहा है यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, अच्छा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ इन रेस्पिरेशन, मतलब रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाई डज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की 0.02 होता है, हमको पता है, ठीक है ना। वो कांस्टेंट कैसे हैं? क्योंकि ऐसे तो हम रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से निकाल रही हैं हमारे बॉडी से, उनकी लेवल तो ग्रेजुअली एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर प्लांट जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो है ना, ठीक है ना, 12 मॉलिक्यूल वाटर, जब ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट के ऊपर सनलाइट आएगा तो कार्बन जो आपकी ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6। जो ग्लूकोज बनी है वहीं पे फिर वापस आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP, ये सनलाइट जो है वो ATP को कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे मान सकते हो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक बार रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट, जैसे प्लांट बॉडी से निकाल भी रही है, इसलिए लोग बोलते हैं ना शाम के टाइम पे आप पेड़ के नीचे मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे नहीं हो रहा है, सनलाइट तो नहीं है, ठीक है ना। जो डार्क रिएक्शन चीज़ें आपने पढ़े होंगे, है ना, लाइट रिएक्शन, हील की डार्क रिएक्शन आपने शायद पढ़े होंगे, लाइफ साइंस में आप काम आएगा, ठीक है। मान लीजिए लाइफ साइंस जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो इस तरीके से होने के चांसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर हम देखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ नहीं होता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। डी कार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस में आपको दिखने को नहीं मिलेगा, कोई भी स्टेप्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता हुआ नजर नहीं आएगा। लिंक रिएक्शंस में होता है, जब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बन रहा होता है। क्रेब्स साइकिल में होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने से पहले, बनने के बाद, उस स्टेप में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में नहीं होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उसमें भी होता है, जब पायरुवेट से मतलब कि ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट जब फर्मेंटेशन में प्रोसेस में होता है। उसके बाद रखा है कि तो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल क्यू, मतलब कि जो क्यू एंड साइटोक्रोम सी जो होता है, ठीक है, वो क्या है ना, आर रिड्यूस्ड एज दे पासेस इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, contains heme prosthetic group, shuttle proton to ATP synthesis are mobile carrier that transfer electron between the electron carrier complex। जो साइटोक्रोम सी होता है, जो 4 कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये जो मॉलिक्यूल क्यू, कोएंजाइम्स क्यू हम इसको बोलते हैं, या साइटोक्रोम सी, ये क्या करते हैं? मोबाइल कैरियर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइट्रिक एसिड इज, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइट्रिक एसिड्स, साइट्रिक एसिड्स में कितनी कार्बन एटम है, ठीक है। साइट्रिक एसिड में मैंने बात की थी, ट्राई कार्बोक्सिलिक भी हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से रहेगा उनकी स्ट्रक्चर। जब आप देखोगे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, तो ये यहाँ पे CH हम कर लेंगे, क्योंकि ये एक बॉन्ड हो गया है ना, CH2 कर लेंगे, 2 3 4 3 कर लेंगे, CH नहीं, यहाँ पे 3 करेंगे, 3 4 नहीं 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए CH2 रहेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, 4 हमको कार्बन की जो वैलेंसी है ना 4 में सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहाँ पे CH रहेगा, क्यों? क्योंकि है ना, अच्छा क्या, क्योंकि यहाँ पे इधर भी एक है ना CH है, ये एक बॉन्ड हो गया 1, ये हाइड्रोजन एक 2, ये एक 3, यहाँ पर एक 4 हो गया, समझ लो ना। अच्छा, फिर यहाँ पे CH2 कर लेंगे, तो COH, इसको ये होता है आपकी साइट्रिक एसिड्स, जहाँ पे आपको 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है। COH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ठीक है, समझ लो ना। कहाँ गया? ऑप्शन बी में है, 6 कार्बन है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन यदि ऐसे भी आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द साइट्रिक एसिड्स। आपको सबका नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम के अकॉर्डिंग भी तो काम है ना, इसलिए। which one of the following complex B of the electron transport chain in mitochondrial membrane। याद रखिए, जो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 तो हम बोलते हैं ऐसे कहाँ, उनकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन जहाँ पे ATP बनता है, जो F0 F1 पार्टिकल हम जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे रहा, तो उनकी इनर मेम्ब्रेन जो इस तरीके से फोल्डेड है, इस फोल्डिंग में ऐसे लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो ना। इसको हम F0 F1 पार्टिकल या तो ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो या कॉम्प्लेक्स भी हम बोलेंगे, मतलब कि 5 नंबर का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 4 कॉम्प्लेक्स ऐसे ही होता है इनके इनर मेम्ब्रेन में। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 जो है होता है सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये NADS डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो कि NADS को एक्सेप्ट करेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे ये रहता है, तो आपके ऐसे रहेगा, ठीक है। NADS 56 जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो D, ठीक है, ATP सिंथेज होता है, ठीक है। थैंक यू।